हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग पहले फोर्सेस का स्टडी करेंगे। देखिए कितने तरह के फोर्सेस आपको पढ़ने हैं। पहले आपको वेट के बारे में स्टडी करना है। देन द सेकेंड फोर्स विच यू हैव टू स्टडी इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी टेंशन फोर्स, देन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कई तरह के होते हैं। वी हैव स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो बाद में हम लोग देखेंगे रोलिंग के समय। ठीक है। देन वी हैव सूडो फोर्स। काफी लंबा डिस्कशन रहेगा हम लोग का सूडो फोर्सेस पे। सूडो फोर्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट सूडो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। वन विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा होगा कोरियोलिस फोर्स। तो जो बच्चे आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे हैं उनको कोरियोलिस फोर्स नहीं पढ़ना है, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे आईआईटी जैम या सीएसआई नेट का तैयारी कर रहे हैं उनको कोरियोलिस फोर्स पढ़ना है। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए ये ऑप्शनल है, मतलब पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर श्रद्धा है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। ओके। देन वी हैव सेंट्रल फोर्सेस। वी हैव द फैमिली ऑफ फोर्सेस जिसको हम लोग सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। 10+2 लेवल पे सेंट्रल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशन। ठीक है, और आगे जाएंगे तो सेंट्रल फोर्स थोड़ा सा एक पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन एक उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स में वी विल बी स्टडीइंग ग्रेविटेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन फैक्ट ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। तो ये तो आप पढ़िएगा। जो बच्चे एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस। ओके, और तो कुछ नहीं बचा। एक टॉपिक रहेगा आगे वेरिएबल मास सिस्टम। उसमें हम लोग थर्स्ट फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मेनली फोर्सेज आपको स्टडी करना है। या द फोर्सेज व्हिच यू हैव टू स्टडी। ठीक है, so let's start with the very first force which is weight. ऐसे तो वेट का बहुत डिटेल स्टडी हम लोग ग्रेविटेशन में करेंगे। ठीक है, बट ग्रेविटेशन स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ सकते है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ दीज फोर्सेस वन बाय वन। ठीक है, फोर्सेस में देखिए तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। कब वो फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, और उसका क्या मैग्नीट्यूड है। ये तीन चीजों पर डिस्कशन रहेगा, और क्वेश्चन करके उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेगा। मैकेनिक्स में देखिए थ्योरी बहुत कम है, ज्यादातर न्यूमेरिकल करके ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो द वेरी फर्स्ट फोर्स इज वेट। वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on the body। हम लोग मान के चलते हैं कि जब भी सवाल दिया जाएगा तो we'll assume कि वो हम लोग अर्थ पे रह के कर रहे हैं। ठीक है, अनलेस कुछ और सवाल में लिखा न रहे। अगर सवाल में लिख दिया कि नहीं हम लोग स्पेस में है, या मार्स पे है, या जुपिटर पे है, तो अलग मैटर है। लेकिन ऐसे मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट कि हम लोग अर्थ पे रह के उस सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, सो अज्यूमिंग दैट, देखिए कोई भी बॉडी अर्थ के फील्ड में रहेगा तो अर्थ विल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। तो वेट का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज, वेट को W से डिनोट करते हैं अगर हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी का वेट आप फाइंड कर रहे हैं उसका मास मान लो m है,
तो मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, then we take g as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अनलेस की क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न लिखा हो। कई बार क्वेश्चन में लिख देता है कि टेक g as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वो लिख देता है तो 10 ले लेंगे, और नहीं लिखता है तो 9.8 ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग अज्यूम करते हैं कि धरती नीचे और हम ऊपर है हमेशा। ठीक है, तो वी विल अज्यूम कि अर्थ इज डाउनवर्ड, तो अर्थ विल अट्रैक्ट दिस बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ फोर्स विच इज इक्वल टू वेट। तो हम लोग डायरेक्शन जो है इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। वेट सारे सवाल में देखिए ये वेट हम लोग लगाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, इसका डिटेल स्टडी ग्रेविटेशन में होगा। ठीक है, ओके फाइन। तो वेट पे सिर्फ सवाल तो अच्छा नहीं बनेगा, तो एक और फोर्स ले लेते हैं, आपकी मिला के सवाल किया जाएगा। सो द नेक्स्ट फोर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, जो कि वो भी फोर्स यूजुअली हर सवाल में आपको मिलेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए, मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि जब भी कोई फोर्स स्टडी करेंगे तो 3 चीज जानना बहुत आवश्यक है। पहला कि वो फोर्स कब लगता है, दूसरा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, और तीसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। फोर्स देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जानना जरूरी है। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, इट एक्ट्स व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी is constrained. It acts when motion of the body is constrained. Constrained का मीनिंग समझेंगे। Constrained का मतलब होता है not free. It's not free to move in some direction. किसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन कंस्ट्रेन है, इसका मतलब है कि उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, It acts when motion of the body is constrained. ठीक है, it acts in direction opposite to direction in which motion is constrained। ये उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड है, उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई होगा। इनफैक्ट यही फोर्स लगा के मोशन को कंस्ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तीसरा, इस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच motion is constrained. Its magnitude depends on the degree to which motion is constrained. इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना मोशन कंस्ट्रेंट है, कितना डिग्री तक मोशन कंस्ट्रेंट है। आप कहेंगे कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मीनिंग थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, देखिए लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मीनिंग समझते हैं। कंस्ट्रेंट का देखिए डिक्शनरी मीनिंग होता है
नॉट फ्री, नॉट फ्री, ठीक है। तो एक और ये देखिए कुछ वर्ड होते हैं एब्सोल्यूट सेंस में यूज होते हैं, जैसे फ्री। कोई भी बॉडी चार तरीके से फ्री नहीं हो सकता है, फ्री एक ही तरीके से फ्री, ठीक है, वो एब्सोल्यूट वर्ड है। स्टॉप, ये एब्सोल्यूट वर्ड है। कंस्टेंट डिग्रीज में होता है, कितना कंस्टेंट, हाउ मच कंस्टेंट। जैसे आप कहीं जाते हैं और रोड पे चलते चलते आपको किसी चीज से ठेस लग जाता है, ठेस लग जाता है तो क्या होता है, चोट लग गया पैर में, तो उस केस में आप थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। अब उसको हम कहते हैं कि आपका मोशन कंस्ट्रेन हो गया। अब कितना कंस्ट्रेन हो गया वो डिपेंड करेगा कितना जोर से चोट लगा है। बहुत जोर से चोट लगेगा तो आदमी बैठ ही जाएगा, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेन हो गया, चल ही नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ा धीरे चोट लगेगा तो धीरे धीरे चलेंगे फिर, ठीक है। कम चोट लगेगा तो वो तो डिग्रीज में है, मतलब ये डिग्रीज में है, राइट। जैसे एक वर्ड होता है सांवला, सांवला डिग्रीज में है। ब्लैक एब्सोल्यूट है, व्हाइट एब्सोल्यूट है, लेकिन किसी का रंग सांवला होता है, हम लोग का है, ठीक है। तो वो डिग्रीज में है, कितना, हाउ मच, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कंस्टेंट वर्ड है वो डिग्रीज में है, कंस्टेंट कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। तो कितना कंस्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इनफैक्ट यही होता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है वो डिसाइड करता है कि मोशन कितना कंस्टेंट होता है। तो इसी को उल्टे तरीके से मैंने लिख दिया, इस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच मोशन इज कंस्टेंट, ठीक है, ओके। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, तो ऐसे बोलते रहने से तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा। एक सवाल, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा हम कितना ही बोलते रहेंगे ज्यादा नहीं समझ में आएगा। तो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो तीनों ही लाइन में हम लोगों ने यूज किया है, तीनों लाइन में हम लोगों ने यूज किया है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी टेक ए बॉडी ऑफ मास 10 kg और उसको चार तरह का सिचुएशन में हम लोग इसको देखा जाए। एक है 10 kg का बॉडी, ये फ्री है, फ्री अंडर फ्री फॉल, ठीक है। एक केस है जहां पे यही 10 kg का बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये हमने एक 10 kg का बॉडी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 10 kg का बॉडी जो है एक लिफ्ट में रखा हुआ है। लिफ्ट, लिफ्ट जानते होंगे आप लोग। 10 kg का बॉडी एक लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। एक केस लिया हमने कि यही 10 kg का बॉडी लिफ्ट में रखा हुआ है, ये लिफ्ट का सरफेस है, ठीक है। और ये लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। लिफ्ट इज कमिंग डाउन विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक केस है जहां पे बॉडी जो है रखा हुआ है 10 kg का बॉडी लिफ्ट में, और ये लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये चार सिनेरियो में 10 kg बॉडी रखा हुआ है। यहाँ पे फ्री फॉल में है, यहाँ पे एक लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट के सरफेस पे, और लिफ्ट रेस्ट पे है। यहाँ पे वही बॉडी लिफ्ट के सरफेस पे रखा हुआ है और लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। और यहाँ पे वही 10 kg बॉडी है लिफ्ट के सरफेस पे, जो जहां पे लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। ये चार सिनेरियो में चार केसेस हैं जिसमें 10 kg बॉडी को हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ इस केस में देखिए, इस केस में ये फ्री फॉल में है, यहां पे मोशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये कहीं से भी कंस्ट्रेंट नहीं है, मोशन कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मोशन में कोई मोशन में प्रॉब्लम नहीं है, मोशन बिल्कुल फ्री। जैसे ये पेन है, फ्री फॉल है, यहां से छोड़ दिया, फ्री फॉल, ठीक है। ये पेन जो है ऐसा लग गया ना फ्री फॉल में है, ये फ्री फॉल है, ठीक है। मतलब कोई भी
ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सारे ही केस में देखिए 10G फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि धरती पे रह के हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, सभी पे देखिए 10G का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे चूंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी जो है G एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। 10G फोर्स लग रहा है, अपॉन मास कर देंगे तो G हो जाएगा। सो इट इज गोइंग डाउन विथ 9.8 मीटर पर सेकंड। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, और ऐसा ये मोशन बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल अनकंस्ट्रेन्ड मोशन है। दिस इज अनकंस्ट्रेन्ड मोशन। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 है। देयर इज नो कंस्ट्रेंट द फोर्स टू द मोशन। मोशन बिल्कुल अनकंस्ट्रेंट है, यहां कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, मोशन फ्री है। मैंने आपको बताया है ये फोर्स तभी लगता है जब मोशन कभी कंस्ट्रेंट होता है। यहां मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है। इनफैक्ट वाइस वर्सा है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए मोशन फ्री है। ठीक, एक्चुअली देखिए फोर्स आपको दिखेगा नहीं ना, उसका इफेक्ट दिखता है। तो हम लोग मोशन देख के हम लोग फोर्स कंक्लूड कर रहे हैं, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मोशन फ्री है, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। पहला लाइन क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां भी 10G फोर्स लग रहा है, यहां भी अर्थ है, और अर्थ जो है 10G फोर्स बॉडी पे लगा रहा है। अर्थ जो है 10G फोर्स बॉडी पे लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पे बॉडी आपका रेस्ट पे है। ठीक है, यानी कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा तभी तो मोशन, इसका मोशन कंस्ट्रेंड है ना। यहाँ भी 10G फोर्स लग रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, तो मोशन इज कंस्ट्रेंड। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है रोक दिया है किसी ने। ठीक है, मोशन इज कंस्ट्रेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज नॉट फ्री टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री नहीं है, मोशन इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? ये सरफेस। अब किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच मोशन इज कंस्ट्रेंड। जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड है उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा है। कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है, लिफ्ट का सरफेस लगा रहा है। 10G फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। समझ रहे आप? यहाँ पे 10G फोर्स लग रहा है। अगर ये फ्री होता तो ये 10G फोर्स लगने की वजह से ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे जाता है। तो इसका मोशन देखिए पूरी तरह से कंस्ट्रेंट है, तो हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन यहां लगा दिया। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस केस कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब यहां आइए, यहां पे यू हैव 10 kg बॉडी, इस पे भी 10G फोर्स लग रहा है, अर्थ इस पे 10G फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। अगर ये फ्री होता देन अंडर द एक्शन ऑफ 10G फोर्स इट शुड हैव मूव्ड विथ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे यहां हो रहा है। यहां ये बॉडी फ्री है, और 10G फोर्स के प्रेजेंस में ये G एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अगर यहां भी फ्री होता तो 10G फोर्स के प्रेजेंस में ये बॉडी G एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होता। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि G तो नहीं, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। यानी यहां पे मोशन थोड़ा कम कंस्ट्रेंट है इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहां भी मोशन कंस्ट्रेंट है, यहां भी मोशन फ्री नहीं है। ठीक है, अगर ये फ्री होता तो 10G फोर्स के एक्शन से ये 9.8 से नीचे जा रहा होता, लेकिन 9.8 तो नहीं, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मोशन जो है कंस्ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रेंड है, मतलब कंपेयर टू दिस केस ये थोड़ा कम कंस्ट्रेंड, लेस कंस्ट्रेंड है, बट यहां भी कंस्ट्रेंड है। यही मैं बोल रहा था, कंस्ट्रेंड जो है
एक डिग्रीज में वर्ड है, ठीक है। मतलब कंस्टेंट एक एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। कंस्टेंट अगर बोलेंगे आप मोशन कंस्टेंट है तो अगला आदमी पूछेगा कितना कंस्टेंट है, मतलब डिग्रीज में है। यहां भी मोशन कंस्टेंट, और कौन से डायरेक्शन में कंस्टेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कंस्टेंट है, यानी नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इनफैक्ट यही नॉर्मल रिएक्शन लगा के सरफेस जो है 10 kg का मोशन को कंस्टेंट कर रहा है। यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा के सरफेस जो है, सरफेस लगा रहा है ना नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस 10 kg बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। यही नॉर्मल रिएक्शन लगा के ये 10 kg बॉडी का मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। यहां देखिए, यहां भी 10 G फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर ये बॉडी फ्री होता तो 10 G फोर्स के प्रेजेंस में ये भी 9.8 से नीचे जा रहा होता, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, 9.8 से नीचे जाने तो दूर, ये ऊपर जा रहा है, यानी यहां पे मोशन जो है ओवर कंस्ट्रेन है, मतलब फ्री तो है ही नहीं, इनफैक्ट ओवर कंस्ट्रेन है, नीचे से कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ओवर कंस्ट्रेन है। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां भी मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन है, तो जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन है उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब मोशन कंस्ट्रेंट होता है। यहां पे मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है, यहां नहीं लग रहा है। ये तीनों केसेस में मोशन कंस्ट्रेंट है, तो इन तीनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके उल्टे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। अब तीसरा लाइन पढ़िए, तीसरा लाइन रीड कीजिए, क्या बोल रहा है, इस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच मोशन इज कंस्टेंट। मतलब कि जितना अधिक मोशन कंस्टेंट होगा उतना ही अधिक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो इस केस में सबसे ज्यादा मोशन किस केस में कंस्टेंट है, लास्ट वाले केस में ओवर कंस्टेंट है। यानी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट वाले केस में सबसे अधिक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लास्ट वाले केस में सबसे अधिक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, फाइंड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस केस में नॉर्मल रिएक्शन अधिक लग रहा होगा, सबसे ज्यादा ओवर कंस्टेंट, उसके बाद यहां नॉर्मल रिएक्शन अधिक होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे कम यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 है, फ्री है, मोशन फ्री है। बात समझ आ रहा, मैंने बोला कि इस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच मोशन इज कंस्टेंट, इस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच मोशन इज कंस्टेंट। तो यहां सबसे ज्यादा मोशन कंस्टेंट यहां है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस केस में सबसे अधिक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उसके बाद इस केस में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उससे कम यहां लग रहा होगा, यहां सबसे कम है, यहां तो n 0 है, n इज 0, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे, विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, पहला चीज तो बोलता है कि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा, ये वाइस वर्सा प्रोसेस, जिस डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा। ये वेक्टर इक्वेशन है इसका। देखिए ये जो इक्वालिटी है ये डायरेक्शन वाइज भी इक्वालिटी है और मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वालिटी है, मतलब राइट हैंड साइड का डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन सेम होगा, और राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड और लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक्सेलरेशन किधर है, ये यहां से चलते हैं, यहां पे 0 एक्सेलरेशन है, यानी नेट फोर्स भी 0 होगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इज टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस total force in downward direction, and that is 0. Acceleration is 0, so net force has to be 0. Net force is total force in upward direction minus total force in downward direction equal to 0. Net force in upward direction is equal to total force in upward direction minus total force in downward direction. This is net force in upward direction, and there is no acceleration in upward direction, so it is
मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, सो वी विल पुट राइट हैंड साइड जीरो। ठीक है, यहां देखिए यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हाउ मच, टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स इन upward direction, and that is equal to mass into acceleration in downward direction. Net force in downward direction equal to mass into acceleration in downward direction. यहाँ पे acceleration किधर है, upward direction में है। ठीक है, so what is net force in upward direction, total force in upward direction minus total force in downward direction। total word इसलिए यूज करेंगे, यहाँ तो चलो एक ही है, कई बार क्या होता है 2-3 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, तो टोटलिटी में उसको रिजल्टेंट लेंगे हम। So, net force in upward direction is force in upward direction minus force in downward direction, that is mass into acceleration in upward direction. So, this is net force in upward direction equals to mass into acceleration in upward direction. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, if I use G as 10, तो ये 100 न्यूटन हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80 न्यूटन, और यहाँ पे 120 न्यूटन। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस केस में हाईएस्ट होगा, उसके बाद यहां होगा, और उसके बाद इस केस में होगा, और सबसे कम यहां होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। ये भी काफी क्लियर हो गया हम लोग को। समझ में आ रहा है आपको ये चीज, ये तीनों पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है, अभी और सवाल करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, और सवाल इसका करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं पे इसको अभी रहने देते हैं, अरे लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। ओके, थैंक यू।